हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आज आपके सामने ऐसा प्रश्न दिखाएंगे कि आपको बहुत मज़ा आ जाएगा प्रश्नों को कर कर, जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ही हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा मददगार आज का सेशन रहने वाला है। चलिए हम लोग देखेंगे, सेशन को शुरू करेंगे। यहाँ पे आज आपको जो दिखाएंगे ना हम, वो दिखाने वाला है पाश्चात्य संगीत से। ठीक है, पाश्चात्य संगीत की जगत से हम दिखाने वाले हैं प्रश्न आपको। और साथ ही अगर बता दें तो ग्राम संबंधी भी यहाँ पे आपको प्रश्न मिलने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप लोगों को सभी यहाँ पे जो है क्लियर कर लेना है मेरे दोस्त। तो चलिए हमारे साथ सफ़र पे, और सफ़र हमारा शुरू होगा पहला प्रश्न से। लेकिन उससे पहले बस आपसे खास छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहती है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे आप लोग दोस्तों नए हैं या फिर आप अगर पुराने भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपके फ़ायदे वाली ही बात होगी और आपके लिए ये प्रश्न जो है आपका जो आता है इंपॉर्टेंट, तो वो हर सेशन आपके पास जो है पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नों को दोस्तों। पहला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? षड्ज को आधुनिक किस थाट के समान माना जाता है? देखिए यहाँ पे है जो षड्ज है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रामों की संख्या कितनी है? ग्राम कितने हैं भाई? ग्राम 3 है। ठीक है, ग्राम 3 है, तो उन्हीं में से एक ग्राम है आपका षड्ज ग्राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। तो षड्ज की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको आधुनिक किस थाट के समान माना जाता है? क्या काफी के, बिलावल के या फिर मारवा के? तो हमारा जो षड्ज ग्राम है दोस्तों, वो आपके अगर आधुनिक हम राग के थाट की बात कर लेंगे, आधुनिक थाट की अगर हम बात कर लेंगे, तो कौन सा थाट? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काफी थाट के समान माना जाता है दोस्तों। तो प्रश्न कैसा लगा? आगे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पाश्चात्य जगत में क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाश्चात्य संगीत में सप्तक को क्या कहा जाता है? दोस्तों देखिए, पाश्चात्य संगीत की अगर हम सप्तक की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे सप्तक में क्या होता है? हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, हमारे यहाँ 7 स्वर तो होता है, तो सा रे ग म प ध और ये आपका नी होता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ का होता है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लेकिन वहाँ पे क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये आपका तारसा ऐड कर लिया जाता है, तो इसलिए वहाँ के सप्तक को क्या कहते हैं? जब स्वर हमारे हो गए कितने भाई? आपके सा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब स्वर हमारे 8 हो गए तो उसको क्या कहेंगे? 8 वाले को ऑक्टेव कहेंगे। उसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टेव। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 3 हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए, पाइथागोरस ने कितने स्वर संवाद माने हैं? देखिए पाइथागोरस, भैया आप जो मैथ में पढ़ते हैं ना कि पाइथागोरस का प्रमेय, तो ये जो है गणितीय आधार पे जो है स्केलों की रचना की थी पाश्चात्य संगीत में भाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पाइथागोरस जो है, ये जो है स्वर संवाद जो माने हैं, ये कितने स्वर संवाद माने हैं? देखिए, एक तो मैं बता दूं आपको कि इनका जो स्वर संवाद है, एक आपका सा होता है, सा से तार सा वाला होता है, एक आपका सा होता है और सा से म वाला होता है, एक इनका स्वर संवाद, और एक और क्या होता है? सा होता है और एक प वाला होता है इनका स्वर संवाद। तो ये आपके जो हैं, एक सा से सा स्वर संवाद, सामा स्वर संवाद और सापा स्वर संवाद। तो ये जो है, ये कुल कितने हो गए? 1 2 और ये आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाइथागोरस ने कितने स्वर संवाद माने? तो 3 स्वर संवाद माने। कौन कौन से? तो सासा, सामा और सापा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाइथागोरस ने सा सा स्वर अंतर को क्या नाम दिया? भाई अभी मैंने देखा ना कि 3 प्रकार के जो है इन्होंने माना है स्वरांतर को। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि आपका सा और तार सा वाला जो स्वरांतर है, उसको क्या नाम दिया है? देखिए, इसको जो हम तार सा की हम बात करेंगे, तो इन दोनों के बीच में कितनी 8 स्वरों की दूरी होती है ना भाई, 8 स्वरों की। तो इसलिए इसका नाम जो पड़ता है, क्या पड़ता है? ऑक्टेव इंटरवल। ठीक है, ऑक्टेव इंटरवल, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्टेव, मतलब कि 8, और सप्तक को केवल ऑक्टेव कहा जाता है। तो यहाँ पे जो 8 का जो स्वर संवाद है, ये आपका ऑक्टेव इंटरवल के नाम से जाना जाता है। किनके अनुसार? तो पाइथागोरस के अनुसार। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है नंबर 5 नंबर का प्रश्न है कि पाइथागोरस ने सापा स्वरांतर को क्या कहा है? देखिए, साप जैसा कि अभी बताया ऊपर में 3 था, तो ये उसी में से एक आपका क्या है? सापा है। तो सापा स्वरांतर को क्या कहा है? देखिए, सापा की अगर हम बात करेंगे, सा रे ग म और प। ठीक है, स्वर कितने हो भाई? 1 2 3 4 5। तो 5 ही स्वर है ना, तो 5 आ गया ये हमारा। तो 5 को क्या कहेंगे? फिफ्थ इंटरवल।
ठीक है, काउंट कर लीजिएगा, ये ऐसा मेथड लगाकर बता रहा हूँ, आप कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो है 5th इंटरवल के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसका तो जवाब आप यूं ही दे देंगे। देखिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पाइथागोरस के अनुसार सामा स्वरांतर को किस नाम से जाना जाता है। चलिए आप लोग तो यूं ही, आपको आंसर दिख रहा होगा ना भाई, यहाँ पे क्या बोला जाता है। चलिए आप लोग फटाफट जो है इसको कमेंट कीजिए, इसको क्या बोला जाता है कि पाइथागोरस के अनुसार सामा स्वर संवाद, सा रे ग और म, स्वर गिनिए 1 2 3 और 4, ये क्या है 4, तो जवाब क्या हो जाएगा 4th इंटरवल, ठीक है। तो पाइथागोरस ने सामा स्वर संवाद को 4th इंटरवल के नाम से बताया है। आगे देखिए नंबर 7 हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि पाश्चात्य संगीत में एक सप्तक में कितने स्वरों का प्रयोग होता है। देखिए सप्तक में कुल मिलाकर जैसे कि 7 शुद्ध होते हैं, 7 आपके शुद्ध होते हैं और आपके कितने 5 जो होते हैं विकृत होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं, ये सप्तक में होते हैं। सप्तक में कुल कितने स्वर, 12 स्वर हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में भी प्रयोग किए जाते हैं कुल, और वहाँ पे पाश्चात्य संगीत में भी कुल कितने स्वरों का प्रयोग, तो इसका भी जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वहाँ भी कितने स्वर 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। नंबर 8 है डायटोनिक स्केल के कितने भाग होते हैं। देखिए डायटोनिक अगर स्केल की अगर हम बात करेंगे, देखिए एक शब्द यहाँ पे आप देखिएगा, एक है इसमें डाई और दूसरा शब्द क्या है टॉनिक। तो डाइटोनिक यानी कि आप नाम से यूं ही स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि डाई मतलब 2, ठीक है, डाई मतलब 2, यानी कि डायटोनिक स्केल के कितने भाग, तो 2 भाग होते हैं। भाई अगर भाग आपसे पूछेगा कि कौन कौन सा भाग, इसका जवाब तो ऑप्शन नंबर सी दे देते हैं, लेकिन अगर 2 पूछे कि कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक आपका हो जाएगा मेजर स्केल, ठीक है, मेजर स्केल, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनर स्केल, ठीक है, मेजर स्केल और माइनर स्केल, ये आपके दो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे आपके भाग, किसके डायटोनिक स्केल के। डायटोनिक स्केल के कितने भाग, तो डायटोनिक स्केल के 2 भाग, कौन सा मेजर स्केल और माइनर स्केल। मेजर स्केल और माइनर स्केल किसके भाग हैं, तो डायटोनिक स्केल के भाग हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि पाश्चात्य संगीत में मंद्र स्वर को दर्शाने हेतु, भाई एक जो होता है आपका जो मुख्य रेखा होती है और इसके ऊपर में क्या होता है 5 लाइनें होती है, इसके नीचे में क्या होती है 5 लाइनें होती है। तो ये जो पूछा जा रहा है कि इस मंद्र स्वर को दर्शाने हेतु किसके चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो मंद्र, मंद्र वाला तो हमारा नीचे होता है, तो ये आपका इस तरह से जो होता है, कैसे, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस क्लैप, ठीक है, इसका साइन ऐसे रहता है ना, ऐसे, ये क्या होता है बेस क्लैप। तो ये जो है अगर कभी भी मंद्र स्वर को दर्शाना होता है पाश्चात्य संगीत में, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं किसका, बेस क्लैप का, ठीक है, इसके लिए प्रयोग करते हैं आपका बेस क्लैप। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है कि माइनर स्केल के कितने प्रकार हैं। देखिए 10वां नंबर जो जवाब होना है कि माइनर स्केल के कितने प्रकार हैं, तो आपने देखा कि डायटोनिक स्केल के 2 प्रकार थे, ठीक है, एक मेजर स्केल और दूसरा माइनर स्केल। यहाँ पूछा जा रहा है कि माइनर स्केल कितने प्रकार के होते हैं, तो माइनर अगर स्केल के बारे में पूछेगा तो माइनर स्केल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें आपका नेचुरल माइनर स्केल होता है, मेलोडिक माइनर स्केल होता है और हार्मोनिक माइनर स्केल होता है। तो ये 3 प्रकार के आपके हो जाते हैं माइनर स्केल, ये आपको नोट कर लेना है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, 5 स्वरों के सप्तक को क्या कहते हैं। देखिए भैया स्वर कितने हैं, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में होता है कि 5 के लिए पेंटा का प्रयोग करते हैं, 6 के लिए आपका क्या प्रयोग करते हैं, 6 के लिए हेक्सा प्रयोग करते हैं, 7 के लिए हेप्टा प्रयोग करते हैं। तो बस सेम वही चीज़ यहाँ पे, वही फॉर्मूला को याद रखना है, वही चीज़ यहाँ पे नोट रखना है। तो 5 स्वरों के सप्तक जो होगा, तो 5 स्वरों के सप्तक को क्या कहेंगे, तो 5 के लिए क्या होता है पेंटा, इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 5 स्वरों के सप्तक को क्या कहेंगे, पेंटाटोनिक स्केल, जिसको कि यहाँ पे क्या जाना जाता है, औडत्व, ठीक है, इसको यहाँ पे औडत्व के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, 6 स्वरों के सप्तक को किस नाम से जाना जाता है। देखिए 6, वहां पे पेंटा मिस क्या होता था 5, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 स्वर है। तो 6 स्वर जैसे ही आएगा तो 6 को हेक्सा बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हेक्सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो भाई अगर संगीत पढ़ रहे हैं तो हेक्सा से काम नहीं चलेगा, तो हेक्सा टॉनिक होता है, ठीक है, हेक्सा टॉनिक स्केल। इसमें क्या होते हैं 6 स्वर वाले सप्तक होते हैं, उसको क्या कहते हैं हेक्सा टॉनिक कहते हैं। अब आगे देख लीजिए अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा नंबर 13,
जो स्वर सप्तक 7 स्वरों का होता है, यानी कि जो सप्तक है ना आपका, जो सप्तक है इसमें आपके क्या होते हैं 7 स्वर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए पेंटा वाले को हमने क्या पढ़ा, भाई पेंटा वाले को 5 पढ़ा, जिसमें 6 होगा वो आपका हेक्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्वर में 7 स्वर का प्रयोग होता है जिस सप्तक में, उसको क्या कहेंगे? 7 वाले को हेप्टा कहेंगे, हेप्टाटोनिक स्केल। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, 14 नंबर का प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में डाया का क्या अर्थ होता है? अगर प्रश्न बनेगा आपसे कि डाया का क्या अर्थ होता है पाश्चात्य संगीत में, तो डाया जैसा कि आपको बताया ना हम डाई, जैसे आप पढ़ते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे डाई का मतलब क्या होता है? दो लगाते हैं ना, CO2 लिखते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्मूला, ठीक है। तो डाई मतलब यहाँ पे दो होता है, यानी ऑक्सीजन का क्या है? डाई ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन का दो अणु हो जाता है, इसलिए यहाँ पे दो लगाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे डाई यानी डाया। तो डाया का क्या अर्थ होता है? तो डाया का सेम अर्थ वहां पे लिया गया है, क्योंकि भाई ये किन के अनुसार है? ये पाइथागोरस जी जो है उन्हीं के अनुसार, और मैथमेटिकल वो प्रयोग किए हैं, तो इसलिए नाम ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए पाश्चात्य संगीत में डाया का अर्थ होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। डाया का अर्थ होगा दो। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है नंबर 15, क्या कह रहा है कि पाश्चात्य संगीत में विकृत स्वरों को क्या कहा जाता है? देखिए हमारे यहाँ क्या होता है भैया, जब स्वर होते हैं ना इसमें, तो स्वर एक तो आपका शुद्ध स्वर होता है, ठीक है, और आपके क्या होते हैं? विकृत होते हैं। और विकृत में भी कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के विकृत, एक आपका कोमल विकृत और एक आपका क्या हो जाता है? तीव्र विकृत, ठीक है, एक आपका तीव्र विकृत। तो वही पूछ रहा है कि यही जो बात होती है, यानी कोमल हो या तीव्र हो, यानी ये तो विकृत की श्रेणी में है, तो यही पूछा जा रहा है कि पाश्चात्य संगीत में विकृत स्वरों को क्या कहा जाता है? तो विकृत स्वरों के लिए देखिए हम बता दें आपको कि इसको कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौण कहा जाता है। गौण क्या कहा जाता है? गौण। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं एक्सुलरी स्वर, ठीक है, एक्सुलरी, AUXILIARY, इसको एक्सुलरी स्वर भी कहते हैं। किसको? गौण स्वर या फिर एक्सुलरी स्वर, ये आपके विकृत स्वरों को कहा जाता है, ठीक है, पाश्चात्य संगीत में। याद रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। गौण या फिर इसी को क्या बोलते हैं? ये तो गौण हमारे हिंदी में हो गए, लेकिन इसको पाश्चात्य संगीत में क्या बोलते हैं? एक्सुलरी स्वर कहते हैं। देखिए अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे फ्लैट की, तो फ्लैट क्या होता है? फ्लैट भाई कोमल स्वर के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फ्लैट क्या होता है? कोमल होता है। और ये आपका बीभो क्या होता है? बीभो तो होता है द्रुत के लिए, यानी द्रुत किसमें? तो द्रुत लय। तो ये जो आपके जो लय होते हैं 3 प्रकार के, उसमें आपका ये आपके क्या है? द्रुत को क्या कहा जाता है? बीभो, ठीक है। चलिए एक चीज यहीं से आपसे दोस्तों प्रश्न हम पूछ लेते हैं। प्रश्न आपको याद है या फिर भूल गए? मैंने आपको तो बहुत बार बताया है। चलिए आपसे प्रश्न ये है दोस्तों यहाँ पे कि ये जो बीभो तो द्रुत लय को बोल रहे हैं, द्रुत लय को, पाश्चात्य संगीत में मध्य लय को क्या बोलते हैं? मध्य लय को क्या बोलते हैं? और आपके विलंबित लय को क्या बोलते हैं? ठीक है, विलंबित लय को। ये दोनों चीज जो है आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट कि विलंबित लय को पाश्चात्य संगीत में किस नाम से जानते हैं, और आपके मध्य लय को पाश्चात्य संगीत में किस नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए बीबो तो मैंने बता दिया आपको, उसी से याद आ गया अभी मुझे प्रश्न करने का, तो आपको बता दिए। फ्लैट कोमल और शार्प अगर पूछता ना, शार्प अगर रहता तो वो तीव्र स्वर के लिए होता है, ठीक है। और इन दोनों जो है, अगर ये जो है आपका शार्प और तीव्र, ठीक है, शार्प और फ्लैट, शार्प और फ्लैट जो है आपका, वो दोनों गौण के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि गौण, यानी कि जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे? विकृत स्वर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए मजा आ रहा होगा, तो बिल्कुल आप लोग सेशन को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा जरूर उन बच्चों के पास जिनके पास सेशन नहीं पहुंचता है दोस्तों, क्योंकि भला करने में कुछ नहीं जाता है भाई, सबको मिलजुल कर चलना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को क्या कर रहे हैं, आप लोग से ये सब जो जितने चीज़ हैं सब कुछ शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी शेयर कर दिया कीजिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ ग्राम से प्रश्न अब आएंगे आपके। तो यहाँ पे प्रश्न है कि किस ग्राम में षड्ज, मध्यम और पंचम की 4 श्रुतियां मानी जाती है? तो देखिए आप लोग तो जानते ही हैं उस चीज को, चतुष चतुष चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारते त्रि त्रि ऋषभ धैवतो। तो ये तो फॉर्मूला याद होगा, अगर वो याद नहीं है तो आपको ये तो याद होगा, 4 3 2 4 4 3 2, ये तो भाई षड्ज ग्राम का है। अब देखते हैं यहाँ पे किसमें षड्ज, षड्ज मध्यम और पंचम के 4 4 है कि नहीं? हाँ, ये हमारा सा का हो गया, ये हमारा म का हो गया, और पंचम जी। और ये श्रुति स्वर व्यवस्था किसकी है? तो ये षड्ज ग्राम की है। और किस ग्राम में 4 4 श्रुति मिला है सा म प की? तो षड्ज ग्राम में ही मिला है। तो इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
षडज ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से जो है समझ समझ कर प्रश्नों को करना है और बहुत अच्छे से करना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं। बस नहीं है तो आप लोग लिख के कीजिए, लेकिन बहुत अच्छे से कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, मध्यम ग्राम की रचना किस ग्राम से मानी जाती है। देखिए मध्यम ग्राम, अगर पहले ग्राम की हम बात करेंगे तो ये जो आपका षडज ग्राम है ना, यही आपका था, और इसी के आधार पर क्या हुआ है कि मध्यम ग्राम की क्या हुई है, मध्यम ग्राम की रचना की गई है। तो मध्यम ग्राम की रचना किसके आधार पे, तो आपके जवाब हो जाएंगे षडज ग्राम के आधार पे, इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा षडज ग्राम। ठीक है, तो ये चीज आप जान पाए। आगे देखिए अब क्या पूछ रहा है, 18 नंबर का प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, चतुश्रुतिक पंचम किस ग्राम में त्रिश्रुतिक होता है। तो देखिए सबसे पहले हम तीनों ग्राम का जो है श्रुति स्वर व्यवस्था को हम लिख लेंगे। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं षडज ग्राम का। ठीक है, 4 3 2 4 4 3 2, ये हमने किसका लिखा, षडज ग्राम का। अब लिखते हैं मध्यम ग्राम का, 4 3 2 4 3 4 2। अब हम गांधार ग्राम का भी लिख लेते हैं, 3 3 3 3 3 3 और ये आपका 4। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है कि चतुश्रुतिक पंचम, तो पंचम कौन सा होगा भाई, तो पंचम यहाँ पे हो जाएगा सा रे ग म प ध नी। तो यहाँ पे कहाँ पे आया प, तो यहाँ पे आ गया हमारा प। तो चतुश्रुतिक यानी षडज ग्राम का जो है आपका क्या पूछ रहा है, चतुश्रुतिक पंचम जो 4 श्रुति वाला होता है वो किस ग्राम में त्रिश्रुतिक यानी 3 श्रुतियों वाला हो जाता है। तो त्रिश्रुतिक कहाँ पे आपका हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे ये भी हो गया त्रिश्रुतिक और आपका ये भी हो गया यहाँ पे त्रिश्रुतिक। तो हमें कहाँ मिला, हमें मध्यम ग्राम में भी मिला 3 श्रुति और हमें गांधार ग्राम में भी मिला 3 श्रुति। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम, क्योंकि षडज ग्राम में तो पंचम 4 श्रुति का ही होता है। इसलिए जो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप इसको ध्यान से बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आए तो कहीं ना हड़बड़ में कुछ गड़बड़ कर देना है, तो ऐसा नहीं करना है भाई, बिल्कुल। इसीलिए मैं आराम से समझा दे रहा हूँ सारी चीज़ों को लिख लिख कर। आगे देखिए अगला प्रश्न है नंबर 19, इनमें से किस ग्राम को निषाद ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बहुत इजी, निषाद ग्राम, देखिए इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ग्राम की संख्या 3 है और जो आपका ग्राम का नाम रहता है उसी ग्राम से उस स्वर का क्या होता है, अब आरंभ होता है। जैसे कि षडज ग्राम, ठीक है, जैसे कि आपका षडज ग्राम, तो इसकी जो प्रथम मूर्छना क्या है, जैसे उसकी प्रथम मूर्छना जो है ना आपका उत्तर मंद्रा, तो उत्तर मंद्रा इसकी प्रथम मूर्छना है और उसका प्रारंभिक जो स्वर हो जाता है वो क्या हो जाता है, षडज ही होता है, यानी कि सा से ही प्रारंभ होता है। तो जो ग्राम रहेगा उसी से उसका क्या होता है, स्वर भी प्रारंभ होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो षडज में सा से, अगर हम अगर मध्यम ग्राम की हम बात करेंगे तो मध्यम ग्राम में, तो मध्यम ग्राम की क्या हो जाएगी, सौबीरी होती है इसकी पहली मूर्छना। तो वो क्या होता है कि ये जो है आपका स्टार्टिंग हो जाता है किससे, मध्यम ग्राम मध्यम से, यानी कि म से स्टार्ट होता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया जाता है और इसीलिए जो है आपको निषाद ग्राम कहा गया है। निषाद के ग्राम के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये आपके गांधार ग्राम को जाना जाता है। लेकिन यही एक अपवाद है, क्योंकि गांधार ग्राम जो है आपका ग से स्टार्ट नहीं होकर नी से स्टार्ट होता है। इसकी पहली जो इसके है ना मूर्छना, इसका पहली मूर्छना उसका नाम है नंदा, तो वही नंदा जो है आपके नंदा है, नंदा नी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए नी से स्टार्ट होने के कारण यही आपका एक अपवाद ग्राम है, जिसमें क्या होता है कि गंधार ग्राम ग से स्टार्ट नहीं होकर नी से स्टार्ट होता है। इसीलिए इसको क्या किया गया है, विद्वानों के द्वारा निषाद ग्राम नाम दे दिया गया है। ठीक है, समझ पाए किसको कहा गया, तो निषाद ग्राम आपके किसको, गांधार ग्राम को कहा गया है। चलिए अब देख लेते हैं नंबर 20, हमारा प्रश्न क्या है कि किस ग्राम में निषाद की 4 श्रुतियां मानी जाती है। भाई निषाद की 4 श्रुतियां, तो आपको हम क्या बताए, अभी लिखकर बताया ना, 4 3 2 4 4 3 2। हमें सारे ग्राम के बारे में फिर से आपको लिखना पड़ेगा, फिर से मैं बताता हूँ आपको। देखिए 4 3 2 4 3 4 2, ये आपका मध्यम ग्राम। आइए अब गांधार ग्राम 3 3 3 3 3 और 4। देखिए अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सा रे ग म प ध और ये नी की है। ठीक है, नी की सबसे अंतिम वाली है, नी की सबसे अंतिम वाली है। तो इसमें से ये आपका है किसका, षडज ग्राम, ये मध्यम ग्राम और ये आपका गांधार ग्राम। तो पूछ क्या रहा है कि किस ग्राम में निषाद की 4 श्रुतियां, तो निषाद की भाई नी की 4 श्रुतियां किस ग्राम में, ये नीचे वाला कौन सा ग्राम मिला, तो ये निषाद ग्राम ही मिला, निषाद ग्राम ही मिला ना।
या फिर इसको गांधार ग्राम भी कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, हम इस हिसाब से आंसर करेंगे। तो 4 श्रुति किस में मिला, तो आपके गांधार ग्राम में मिला। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका रहता निषाद ग्राम, ठीक है, तब क्या आंसर देते, निषाद ग्राम होता तब क्या आंसर देते, तब आंसर इसका हो जाता आपका उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपको पूरा प्रश्नों को देखना है, पूरा ऑप्शन को देखना है, तो उसके बाद ही जवाब करना है, क्योंकि हो सकता है आपको गांधार ऊपर में ही मिल जाए, आपने फटाफट बी को कलर किया और निकल गए। तो भाई ऐसा नहीं करना है, सब कुछ आपको करना है। ठीक है, इसलिए आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैसे तो है नहीं यहाँ पे, तो केवल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधार ग्राम। चलिए अब आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि मध्यम ग्राम में भाव होता है। भाई देखिए, नाम से स्पष्ट आप लोग कीजिएगा, मध्यम ग्राम। ठीक है, मध्यम ग्राम अगर पूछे, जब भी अगर भाव पूछे, तो आपको क्या बताना है, मध्यम ग्राम का भाव क्या बताना है, इसका जो भाव बताना है वो आपका सा तो होगा ही, षडज। तो षडज के साथ मध्यम ग्राम पूछे तो मध्यम भाव। ठीक है, तो साम भाव होगा इसका, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। अगर पूछता ये आपका कौन सा ग्राम, अगर पूछता आपका षडज ग्राम, षडज ग्राम, तब क्या करते, षडज अगर पूछ लेता, तो ये तो अभी सामा है, तो षडज पूछ लेता तो ये आपका हो जाता सापा। ठीक है, षडज ग्राम षडज षडज ग्राम का अगर भाव पूछता तो ये आपका सापा भाव हो जाता। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पे जो है मिला है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मध्यम ग्राम का है। ठीक है, मध्य ग्राम लिख दिए हैं, मध्यम याद रखिएगा। और ये जो आप तीनों देख रहे हैं ना, ये पाइथागोरस जी ये माने थे, यही स्वर संवाद माने थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा 22 नंबर का, कि षडज ग्राम में कितनी श्रुतियों का अंतर पर स्वर संवाद होता है। देखिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको याद रख लेना है कि षडज ग्राम में कितनी श्रुतियों के अंतर पर स्वर संवाद होता है। तो कितनी श्रुतियों के अंतर पे भाई किस में पूछा जा रहा है, षडज ग्राम में पूछा जा रहा है। तो षडज ग्राम में संवाद क्या होता है, सा और क्या होता है, सा और प होता है। तो सा और प की अगर बात कर लेंगे, तो इसमें षडज ग्राम की बात हो रही है ना, तो षडज ग्राम में श्रुतियों के अंतर पर स्वर संवाद जो होता है सा प, यानी कि ये तो दूर हो गया, अगर सा म की बात करेंगे तो ये तो पहले आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ग्राम है, ये आपका हो जाता है मध्यम ग्राम। लेकिन हमें ये देखना नहीं है, हमें तो सा प देखना है, क्योंकि षडज ग्राम पूछ रहा है। दोस्तों अच्छे से समझिएगा, ठीक है, यहाँ से एक बार समझ जाइएगा तो फिर कभी छूटेगा नहीं, कभी भूलिएगा भी नहीं, मुझे यकीन है। तो इसलिए ये क्या है, ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि यहाँ पे पूछ रहा है कि षडज ग्राम में तो सापा अगर लगा दे तो दूरी होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 9 से 13 श्रुतियों का अंतर होता है। तो 9 से 13, अगर ये 13 वाला जो है आपका किस में होता है, सापा में होता है। इसलिए षडज ग्राम में कितनी श्रुतियों का अंतर पर, तो ये आपका 13 होता है। ठीक है, 13 षडज ग्राम, क्योंकि भाव उसका सापा है ना, भाव उसका क्या है, एक चीज से यहाँ दोस्तों 2-3 चीज जोड़ जोड़ के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए ताकि आपका जो है क्लियर हो जाए। तो ये आपका भाव होता है सापा, तो सापा वाले में 13। क्लियर, षडज ग्राम की कितनी श्रुतियों के अंतर पर है, तो 13। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज और बताना मैं भूल गया। देखिए ये तो आपने 13 देख लिया, अगर सामा अगर पूछता, यहाँ पे षडज ग्राम, अगर मध्यम ग्राम पूछ देता, तो मध्यम ग्राम पूछता तो क्या होता, मध्यम में क्या होता है कि सामा होता है, सा और म होता है। तो प से तो ये नजदीक आ गया, क्योंकि म के बाद प होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, म को ही लिया गया है। तो ये जो आपका श्रुति होता है 9 से 13 जानते हैं, तो 9 हमारा हो जाता है, 9 आपका क्या हो जाता है, 9 हो जाता है आपके मध्यम ग्राम का, और षडज ग्राम का मैंने जैसा कि बताया 13 हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, कि सरणा प्रक्रिया का आधार किस ग्राम को माना गया है। देखिए सरणा प्रक्रिया के अगर हम आधारों की अगर हम बात करेंगे, तो ये आपका जो श्रुति स्वर व्यवस्था था ना, 4-3-2 4-4-3-2, यही श्रुति व्यवस्था के आधार पर जो है सरणा प्रक्रिया किया गया है। तो ये कौन सी ग्राम की है भाई, तो ये आपका ग्राम हो जाएगा षडज ग्राम की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो सरणा प्रक्रिया का आधार किस ग्राम को माना जाता है, तो षडज ग्राम को माना जाता है, क्योंकि इसी श्रुति पे जो है आपका, इसी पे किया गया था। देखिए इसी में अगर मैं आपको बताऊं कि 17वीं श्रुति पे आपका पंचम था, पंचम कहाँ था, 17वीं श्रुति पे था सरणा में, ये षडज ग्राम में। अगर वहीं आपका क्या हुआ कि मध्यम ग्राम में एक एक श्रुति जब हम उतारते आए, तो एक श्रुति जब हम उतार दिए, तो ये आपका जो पंचम था, ये जो आपका पंचम था
ठीक है, 4 श्रुति वाला यहाँ पे माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे ये जो आपका पंचम था, तो यही आपका क्या हुआ कि 16वीं श्रुति पर आ गया, किसमें? मध्यम ग्राम में। तो 16वीं श्रुति पर जब आया, तो यही एक श्रुति जो निकला ना, तो पहली सरना में कुछ नहीं, बस केवल यही प्राप्त हुआ था पहली वाली में, एक-एक श्रुति जब उतारे, तो इसको नाम दिया गया क्या भरत के द्वारा? प्रमाण श्रुति का नाम दिया गया। प्रश्न भी आता है, पूछे जाते हैं कि पहली सरना में क्या मिला? तो पहली सरना में भाई प्रमाण श्रुति मिले थे, ठीक है। प्रमाण श्रुति कैसे मिले, समझ गए कि षडज ग्राम में 17वीं श्रुति पे पंचम थी, वही एक श्रुति उतारने पर मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पर आ गई और इसी को नाम दिया प्रमाण श्रुति। किसने? तो भरत ने। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 24 नंबर का प्रश्न है कि षडज ग्राम की मूर्छनाओं से कितनी साड़वित ताने बनती है या उत्पन्न होती है? देखिए, षडज ग्राम की अगर मूर्छनाओं की अगर हम बात कर ले, तो षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं? आप लोग जैसा कि जानते हैं, प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं? प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं जो है आपकी क्या होती है? 7 मूर्छनाएं बनती है। तो षडज ग्राम हो या मध्यम ग्राम हो या आपका गांधार ग्राम हो, तभी तो कुल मिलाकर मूर्छना की संख्या कितनी है? 21 है। श्रुतियों की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि षडज ग्राम की मूर्छनाओं में कितनी साड़व ताने बनती है। तो देखिए, इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 साड़वित ताने बनती है। अगर आपसे यहाँ पे पूछ देता कि मध्यम ग्राम की मूर्छना से कितनी साड़वित ताने निकलती है, अगर मध्यम पूछता तो मध्यम का क्या करते? मध्यम में जवाब देना था 21, यानी कि 21 निकलती है साड़वित ताने। किससे? मध्यम ग्राम से। ठीक है, और 28 आपके षडज ग्राम से। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाता है। 25 नंबर का प्रश्न है हमारा, षडज ग्राम की पहली मूर्छना है। दोस्तों, मूर्छनाओं को आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन कौन से मूर्छना है किस ग्राम में और उनका प्रारंभिक स्वर क्या है, तो ये चीज आपको याद रख लेना। देखिए, अगर हम बात करें इसमें तो उत्तरायता नहीं होगा जी, बिल्कुल, ये क्योंकि तीसरी मूर्छना है। षडज है तो षडज ग्राम की ही उत्तरायता, लेकिन ये तीसरी मूर्छना है। यहाँ पे अगर पौरवी की अगर हम बात करेंगे तो पौरवी ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये आपका मध्यम ग्राम की मूर्छना है। तो भाई छाटेंगे कैसे? जब याद रहेगा तभी तो छाटेंगे। यहाँ पे देखिए, उत्तर मंद्रा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। षडज ग्राम की पहली मूर्छना का नाम क्या है? उत्तर मंद्रा इसका नाम है। अगर नहीं जानते तो चलिए देखते हैं। उत्तर मंद्रा तो आपका एक हो गया, चलिए आपको लिखा ही देते हैं। रंजनी, एक रंजनी होता है दूसरा, ये पहला मैं यहाँ पे बता दिया, ठीक है। दूसरा रंजनी, तीसरा उत्तरायता, उत्तरायता, चौथा क्या होता है? शुद्ध सड़जा, ठीक है, शुद्ध सड़जा। पांचवा क्या हो जाएगा? मत्स्यकृता, मत्स्यकृता। छठा क्या हो जाएगा? अश्वक्रांता, छठा हो जाएगा अश्वक्रांता। सातवां क्या हो जाएगा? अभिरुद्गता, अभिरुद्गता। ठीक है, ये आपका 7 मूर्छनाएं हो गए इस प्रकार से। तो आप लोग नोट कीजिएगा, पहला क्या है षडज ग्राम में? उत्तर मंद्रा, दूसरा है रंजनी, तीसरा उत्तरायता, चौथा शुद्ध सड़जा, पांचवा मत्स्यकृता और आपका छठा अश्वक्रांता और सातवां अभिरुद्गता। अगर इसी में अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से स्वर से स्टार्ट होते हैं, जैसा कि आप लोग को जानते ही हैं कि षडज ग्राम की पहली जो आपकी उत्तर मंद्रा जो मूर्छना है, ये षडज से प्रारंभ होती है। किससे? षडज से प्रारंभ होती है, यानी सा से प्रारंभ होती है। उसके बाद अगर हम बात कर लेंगे सा से जो प्रारंभ होगी, उसके बाद फिर आपका क्या हो जाता है? नी, ध, प, म, ग, रे, ये आपका सा हो गया। उसके बाद फिर ये आपका नी हो जाएगा, मंद्रनी, मंद्रनी, मंद्र होता है सा नी। इसके बाद फिर उत्तरायता आपका हो जाएगा मंद्रधा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? उसके बाद फिर हो जाएगा शुद्ध सड़जा जो है आपका मंद्र प। उसके बाद फिर मत्स्यकृता मंद्र म। उसके बाद फिर आपका क्या? अश्वक्रांता मंद्र ग और अभिरुद्गता मंद्र रे। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है। वैसे आप लोग ये केवल पहले आप लोग याद कर लीजिए, फिर आगे मैं याद करवा दूंगा वो सब। इसमें देवताओं के भी हैं, तो देवता से यानी कौन कौन से देवता से कौन सा जो है मूर्छना संबंधित है, वो भी आप लोगों को याद करवा दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी इतना आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन है? तो मध्यम ग्राम की भाई पहली मूर्छना हम तो बता चुके हैं आपको, अभी ऊपर बताया मैंने। तो मध्यम ग्राम की जो है वो पहली मूर्छना क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, सौवीरी हो जाएगी। ठीक है, सौवीरी। अगर हम पौरवी की अगर हम बात करते हैं तो पौरवी जो हमारा क्या होता है? पौरवी छठी मूर्छना होती है। किसकी? मध्यम ग्राम की ही है, लेकिन ये छठी मूर्छना है। उत्तर मंद्रा की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपके षडज ग्राम की ये पहली मूर्छना है। ठीक है, पहली मूर्छना है। तो इसलिए आपका जो है टोटल मूर्छनाओं की अगर बात कर लें तो 7 होते हैं इसमें। पहला हमारा मध्यम ग्राम में सौवीरी हो गया। दूसरा की अगर हम बात करेंगे तो हरिणस्वा हो जाता है।
हरिनस्वा, ठीक है, हरिनस्वा। और अगर हम तीसरी की बात कर लेंगे तो कलोपनता, कलोपनता, ठीक है, हरिनस्वा के बाद कलोपनता। उसके बाद अगर हम बात कर लेंगे तो शुद्ध आपका हो जाएगा मध्यमा, शुद्ध मध्यमा हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेंगे तो मार्गी हो जाएगा, मार्गी। और क्या होता है, पौरवी, मार्गी पौरवी। और क्या होता है, हृस्यका, हृस्यका, ठीक है। ये आपके 7 प्रकार के मूर्छना हो गए, किसके, मध्यम ग्राम के। पहला सौवीरी, दूसरा हरिनस्वा, तीसरा कलोपनता, चौथा शुद्ध मध्यमा, ये आपके पांचवा जो हो गया आपका मार्गी, पौरवी, और ये सातवां हृस्यका, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर कर लेना है। अब देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न। इसमें क्या पूछ रहा है, 27 नंबर प्रश्न है कि गांधार ग्राम की पहली मूर्छना का क्या नाम है। अगर गांधार ग्राम के बारे में पूछे, देखिए ग्राम तो 3 है, तीनों से 7-7 मूर्छनाएं बने, और तीनों से 7-7 मूर्छनाएं बने तो टोटल मूर्छनाएं, जैसे कि आप लोग 21 इसी को पढ़ते हैं ना, मूर्छनाओं के जैसे प्रकार पूछे जाते हैं। अभी मूर्छनाओं के कितने प्रकार, तो 4 प्रकार के मूर्छना होते हैं। तो आपको कहीं कहीं पे 84 भी कुल देखने को मिल जाते होंगे, लेकिन उसकी बात मैं बताऊंगा। इसलिए आप लोग अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि गांधार ग्राम की पहली मूर्छना। देखिए अगर गांधार ग्राम की पहली मूर्छना पूछता है तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंदा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, नंदा जो है आपका पहला मूर्छना है, पहला गांधार ग्राम की। विशाला जो हो जाएगा वो दूसरा मूर्छना हो जाएगा। तीसरा मूर्छना क्या हो जाएगा, सुमुखी, सुमुखी, ये तीसरी है। चौथी क्या हो जाएगा, चित्रा विचित्रा, चित्रा विचित्रा, ठीक है, चौथा। पांचवा की अगर हम बात करेंगे तो रोहिणी, रोहिणी। छठा की अगर बात करेंगे तो सूखा, सुखा, ठीक है, सुखा हो जाएगा, सुखा। अगर हम सातवें की बात कर लेंगे तो आलाप हो जाएगा। ये आपके 7 प्रकार के मूर्छना। इसलिए टोटल मूर्छना मैंने बता दिया है, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। अगर नहीं अभी तक नोट किए हैं तो सारे को नोट करके सबको याद कर जाइए। और यही जो आपका पहला जो है नंदा, नंदा जो मूर्छना है, यही आपका नी से स्टार्ट होने के कारण ही पहला स्वर इसका नी होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, निषाद ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। किसको, गांधार ग्राम को। चलिए अब देख लेते हैं 28 नंबर का प्रश्न है कि मूर्छना के कितने भेद हैं। मूर्छना के अगर भेदों की हम बात करेंगे तो भरत जो बताए हैं वो कितने भेद बताए हैं, 4 प्रकार के भेद बताए हैं। कौन कौन सा बताए हैं, मूर्छना के कितने भेद, 4 प्रकार। कौन से, एक होता है आपका पूर्णा, एक होता है आपका साड़वा, साड़वा, एक होता है आपका औडवा, औडवा, और क्या हो जाता है, एक हो जाता है आपका साधारणी। चौथा क्या होता है, साधारणी। देखिए साधारणी, साधारणी जो है आपका ये साधारणी, ये क्या होता है, यही साधारणी अंतर्गंधार और काकली निषाद युक्त मूर्छना को क्या कहते हैं, साधारणी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्लियर कर लेना। देखिए एक आपका पूर्णा जो बताया ना, पूर्णा, इसमें क्या होता है, 7 स्वर होते हैं। साड़वा इसमें 6 स्वर होते हैं। औडवा इसमें 5 स्वर होते हैं। और साधारणी जो होता है इसमें आपके भरत के विकृत स्वर, यानी कि जो आपके अंतर्गंधार और काकली निषाद युक्त मूर्छना जो होती है वही होती है साधारणी में। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, 29 नंबर का प्रश्न है कि सारंगदेव ने कितने प्रकार के मूर्छनाओं को बताया है। यानी यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि सारंगदेव ने कितने प्रकार, भाई मूर्छना के वो 4 प्रकार के भेद बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे प्रकार बताना है कि कितने प्रकार के जो मूर्छना है वो सारंगदेव जी के द्वारा बताया गया है। देखिए मूर्छना की अगर हम बात करेंगे तो मूर्छना 4 प्रकार के ही बताए गए हैं, 4 प्रकार के। अगर चारों में अगर हम बात कर लेंगे तो कौन कौन सा हो जाता है, पहला हो जाता है आपका शुद्धा, काकली संहिता, शुद्धा, काकली संहिता, ठीक है। उसके बाद फिर अंतर संहिता, तीसरा हो जाता है अंतर संहिता, अंतर संहिता। और एक जो आपका चौथा जो होता है उसमें चौथा को क्या बोलते हैं, चौथा में ये दोनों मिला दिया जाता है, अंतर और काकली मिला दिया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका हो जाता है काकली अंतर संहिता। क्या हो जाता है, अंतर काकली, अंतर काकली संहिता। ये आपके कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। एक आपका हो गया शुद्धा, दूसरा क्या हो गया काकली संहिता, तीसरा अंतर काकली अंतर संहिता, और चौथा अंतर काकली संहिता। तो ये आपके 4 प्रकार के बताए हैं कौन, सारंगदेव ने।
आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत ने कितनी जातियां मानी है? भाई जातियों की अगर बात कर लेंगे तो भारत ने जातियां तो 2 ही, ग्राम तो माने हैं 2 ही, तो 2 ही ग्राम में इन्होंने जातियों की संख्या बताई है कितनी? 18 जातियों की संख्या बताई है। कौन? भारत ने 18 जातियों की संख्या बताई है। और ग्राम कितने माने हैं? ग्राम 2 माने हैं, एक षडज ग्राम और एक मध्यम ग्राम। अगर हम बता दें आपको कि इसी में आपके षडज ग्राम में और मध्यम ग्राम में, तो देखिए कुल तो आपके 18 हो गए। अगर हम षडज ग्राम की बात करेंगे तो षडज ग्राम में 7 जातियां उन्होंने बताया है। 7 जातियां किसने बताया है? षडज ग्राम में। 7 जातियां षडज ग्राम में, और 11 जातियां जो बताए गए हैं भारत के द्वारा, वो किसमें बताए गए हैं? मध्यम ग्राम में। अगर इसमें से भी अगर षडज ग्राम की अगर शुद्ध जातियों की अगर हम बात कर लेंगे तो षडज ग्राम के शुद्ध जातियां कितनी हो जाती है? 4। ये 4 आपके क्या हो गए? शुद्ध हो गए। और अगर हम इसमें से विकृत जातियों की बात करेंगे, षडज की विकृत, तो इसमें 3 विकृत आपके हो जाएंगे, तभी तो कुल मिलाकर 7 हो गए। 4 आपके शुद्ध और 3 विकृत हो गए, किसमें? षडज ग्राम में। ठीक है। अब देखिए मध्यम ग्राम में क्या होता है? मध्यम ग्राम में 11 है आपके पास, 11 जातियां इसमें है। तो इसमें शुद्ध की अगर हम बात कर लेंगे तो 3 आपके शुद्ध हो जाएंगे, और इसमें 8 विकृत बताए हैं भरत ने। 3 क्या? 3 शुद्ध और 8 क्या? 8 विकृत। इस तरह से अगर कुल शुद्ध जातियां पूछे, कुल विकृत जातियां पूछे, तो शुद्ध जातियां 7 हो जाती है और विकृत जातियां 11 हो जाती है, और आपके कुल जो है आपका कितना हो जाता है? कुल 18 जातियां हो जाती है। और किस ग्राम में कितने शुद्ध और किस ग्राम में कितने विकृत, ये आप यहाँ से क्लियर हो गया होगा देखकर। ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो ज़रा सा आप लोग फटाफट मेहनत के लिए ज़रा सा कर दीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, कमेंट के माध्यम से, कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और हम दोस्तों आपसे मिलेंगे अगले सेशन में और इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।